वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फाइनल का यूनिट। हमारे पास यूनिट 2 है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। पार्ट 1 हमने यूनिट 1 हमने इसका डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारा था हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। सेकंड यूनिट है हमारा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हम देखते हैं कि ये रिलेटेड है हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, कि इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हर यूनिट को पढ़ने के लिए हमारे पास उसके ऑब्जेक्टिव्स मौजूद होते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू, क्या कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, डायग्नोस्टिक, मेडिकल, सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, बिलोइंग डिसऑर्डर की नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, असेसमेंट है, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, केयर प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को विद इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, डेवलप करेंगे टीचिंग प्लान उन क्लाइंट्स को जो कि इन डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, HIV एड्स, ग्रेव डिजीज, सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्मेटियस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मास्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस, जॉगरेन सिंड्रोम। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इम्यूनोलॉजी। मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम किसी चीज़ के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं या किसी चीज़ की डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें उसकी नॉर्मल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें नॉर्मल चीज़ नहीं पता होगी तब तक हम उसके डिसऑर्डर के बारे में नहीं पढ़ सकते। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम का काम करती है। हमारे पास 2 इम्यूनिटी होती हैं, हमें जो बाय बर्थ मिलती है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। ज़िंदगी में हमारे पास ये अडेप्टेशन भी होती है इम्यूनिटी, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिजीज़ का इंट्रैक्शन होता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम पे होते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस हम पे पड़ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होता है, वो हमारे पास होता है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसको हम डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ग्लोसी सबसे पहले हम इसकी जो है टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन सब्सटेंस डेवलप बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स इंटरेक्टिंग विद अ स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है, इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि और ये फॉरेन सब्सटेंसेस के रेस्पॉन्स में काम करती है, जैसे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है। एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कि आपकी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाती है। एंटीजन की अगर बात करें, ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है। एंटीजन ये है कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है। बी सेल्स हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटीबॉडीज़ की सर्कुलेटिंग करवाते हैं। सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्यून सिस्टम की जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसके अंदर आ जाता है अटैक ऑफ पैथोजेंस बाय टी सेल। यानी कि इसके अंदर वो होता है कि जब हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, तो टी सेल्स का अपना क्या रोल प्ले होता है, वो हमारे पास आ जाता है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में। कॉम्प्लीमेंट अगर देखें, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन इन द सीरम दैट व्हेन एक्टिवेटेड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर सेल। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, प्रोटीन से बना होता है। जब ये मिलकर एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन वगैरह होता है, फॉरेन सब्सटेंसेस होता है, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उससे बचाते हैं। जो भी डैमेज सेल होते हैं उससे बचाते हैं। ये एक ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में, कि हमें हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, एक सीरम है, एक्टिवेट हो जाता है जैसे कोई हमारी बॉडी में माइक्रोब्स आता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। साइटोकाइंस क्या है? जेनरिक फ्रॉम नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मीडिएटर इन द जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। साइटोकाइन एक्ट एज अ मैसेंजर का भी काम करते हैं दोनों सेल के दरमियान। साइटोकाइन जो है वो स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गई, सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मुख्तलिफ सेल्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि इम्यून सेल, इपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, उसमें साइटोकाइंस का काम होता है। अच्छा, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसके अंदर हम साइटोकाइंस को डायग्नोज करके उनका टेस्ट भी करवाते हैं। तो उसको करवाने का मकसद ये होता है कि हम देख सकें कि अगर उनको ये डिज़ीज़ है, ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये उनकी बॉडी के सेल टू सेल कम्युनिकेशन की वजह से हुई है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है, वो चेक करने के लिए हम इसको डायग्नोज करवाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल कौन सा होता है? लिम्फोसाइट्स दैट लाइसिस सेल इन्फेक्टेड विद वायरस आल्सो प्ले अ रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होते हैं? एक इनको हम CD8 टी सेल भी कहते हैं। टी सेल की टाइप है, इनका एक सेंट्रल रोल प्ले होता है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं इन्फेक्टेड सेल को और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हेल्पर टी सेल की। अगर बात करें, हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट हिट अटैक फॉरेन इन्वेडर एंटीजन डायरेक्टली। यानी कि एक ऐसा रोल प्ले करते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में कि ये असिस्ट करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं डायरेक्टली तौर पे इम्यून सेल्स के साथ, और पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं।
हेल्पर टी सेल का जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, बी सेल्स को एक्टिवेट करवाता है, उसके बाद वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को के ज़रिए इन्फेक्टेड सेल को किल करवा देता है। इम्यूनोपैथोलॉजी, इम्यून का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, पैथोलॉजी हम किसी डिजीज़ के बारे में, कोई स्टडी ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, कोई भी डिसफंक्शन हो इम्यून सिस्टम में तो वो हमारे पास इम्यूनोपैथोलॉजी आ जाता है। इंटरफेरॉन क्या है, प्रोटीन है फॉर्म्ड व्हेन सेल्स आर एक्सपोज टू वायरल और फॉरेन एजेंट्स कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी कि प्रोटीन है, इसको फॉर्म किया गया है, ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन है, एक ऐसा रोल प्ले करती है जैसे कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ उसके लिए सिग्नल प्रोवाइड करना, तो वो इंटरफ्रोन का काम होता है। एक्सपोज करती है वायरल और फॉरेन एजेंट्स को। कैपेबिलिटी इसके अंदर ये होती है कि जो भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के उसको एक्टिवेट करवा देती है। लिम्फोकाइंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेंसिटाइज लिम्फोसाइट को रिलीज़ करते हैं जब ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ कांटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास है लिम्फोकाइंस और ये हमारे पास है स्पेसिफिक एंटीजन। जब इनका आपस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक ख़ास किस्म का सेंसिटाइज लिम्फोसाइट रिलीज़ होता है सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन फ्रॉम प्रीवियस एक्सपोजर एंड माउंटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी सेल हमारे पास ये होता है कि एक ऐसी सेल की टाइप होती है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को याद रखता है, इनेबलिंग करवाता है इम्यून सिस्टम को कि रैपिडली इफेक्टिव रेस्पॉन्स। यानी कि अगर पहले 2 साल पहले अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ हुई है और वो दोबारा से आपको हो गई है तो मेमोरी सेल का क्या काम होता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यही एंटीजन पहले भी अटैक किया था बॉडी पर और यही एंटीजन दोबारा भी अटैक किया है बॉडी पर। नल लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट जो कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दें और ऑलरेडी ये क्या होते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ कॉटेड होते हैं। फेगोसाइटिक सेल क्या होते हैं, वो सेल्स जो कि इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन बॉडीज़ को और टॉक्सिन्स को। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, प्रीकर्सर होते हैं तमाम ब्लड सेल्स के। इनका जो रिसाइट प्राइमरीली होता है वो कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं। सप्रेसर टी सेल की टाइप है। लिम्फोसाइट वो होते हैं जो कि बी सेल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उस लेवल पर जब इम्यून सिस्टम की कंपेटिबिलिटी विथ लाइफ के साथ ज़्यादा हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना अगेंस्ट किसके खिलाफ, कोई भी इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन कहते हैं कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी में जाकर रेप्लिकेट हो जाए और होस्ट को नुकसान पहुंचाए। होस्ट कौन होता है, हम खुद होते हैं। द टर्म इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडी स्पेसिफिक। अब जो इम्यूनिटी की जो टर्म है वो रिफर्स करती है कि बॉडी का जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है कि फॉरेन एजेंट और ऑर्गेनिज्म किस तरह से इन्वेड हो रहा है, फैल रहा है। इम्यून फंक्शन जो है अफेक्टेड होता है, एज के जरिए भी इफेक्ट करता है और वैरायटी होते हैं, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरो ट्रांसमीटर में जैसे कि डोपामीन है, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन मॉड्यूलेट इम्यून रेस्पॉन्स में काम करना। फिर इसमें कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं, हाइपोथैलेमिक है, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल सप्रेसर इम्यून इसको ये हार्मोन्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस के दौरान एक्टिवेट करवा देते हैं। और एक हमारे पास आता है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करवाती है कोलिनर्जिक सिग्नल के जरिए। अब कोलिनर्जिक सिग्नल क्या होते हैं, कोलिनर्जिक सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग। कोलिनर्जिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ट्रांसमिट होते हैं एसिटाइलकोलिन के जरिए, जो कि एक रोल प्ले करते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करवाते हैं, जैसे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाना, रेगुलेशन करवाना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मॉड्यूलेशन करवाना, इम्यून रिस्पॉन्स की कॉग्निटिव फंक्शन एंड मेमोरी करवाना और न्यूरो प्रोटेक्शन करवाना। अगर दूसरे हम देखें तो इमोशनल स्टेटस किस तरह इफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम पर। इमोशनल स्टेटस में हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पॉजिटिव इमोशंस। स्ट्रेस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, सक्सेप्टिबिलिटी होती है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंजाइटी क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को बढ़ा देती है, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि इम्यून फंक्शन इम्पेयर हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव इमोशन जो है वो अच्छा इफेक्ट करता है कि हैप्पीनेस है, रिलैक्सेशन है, तो ये क्या करती है इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बढ़ा देती है और इन्फ्लेमेशन से बचाती है। मेडिकेशन किस तरह कर सकती हैं, मेडिकेशन भी आपके इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट करती हैं। किस तरीके से, इसके बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि ये अपने डोज, एक्शन, ड्यूरेशन, यूज़ पे डिपेंड करती है। तो ये भी इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन जैसे होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है तो इम्यून सेल एक्टिविटी को कम कर देती है। कीमोथेरेपी है, टारगेट होती है, फौरी तौर पे डिवाइड करती है सेल को, जिसके अंदर इम्यून सेल सबसे पहले आ जाते हैं। इम्यूनो म्यूटुलेटर्स होते हैं जो कि इम्यून सेल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। स्ट्रेस और इलनेस की अगर बात करें तो
कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, अदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करवा देते हैं। ट्रामा और सर्जरी में अगर देखें, सबसे पहले सर्जिकल की बात करें तो एनेस्थीसिया क्या करता है, इम्यून सप्रेशन को इंड्यूस करवाता है। सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रामा में ये होता है कि इंजरी की सीवियरिटी कितनी है, इम्यून सप्रेशन से रिलेटेड, ब्लड लॉस का होना, ट्रांसफ्यूजन का होना, इम्यून मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, और मल्टीपल ऑर्गन्स जो होते हैं डिसफंक्शन हो जाते हैं सेंड्रमली। और भी बहुत सारे इसके हैं अदर्स रिक्वायर्ड जो कि बहुत सारे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सिस्टम इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लिम्फेटिक डक्ट है, थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फॉइड नोड्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज। व्हाट आर द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। बोन मेरो में आ जाता है डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। फंक्शन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इनिशियली ब्लड फिल्ट्रेट के जरिए कहाँ पे लेके आता है, ब्लड स्ट्रीम में। एज अ रूट काम करता है जो कि फैट को एब्जॉर्ब कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फ टिश्यूज जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंसेस से प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट होता है लिम्फेटिक वेसल्स पे, लिम्फॉइड टिश्यूज़ पर, लिम्फॉइड ऑर्गन्स पर। ये हमारे पास आ जाता है एडिनॉइड्स है, टॉन्सिल्स, थाइमस, ब्रोंकस, एसोसिएटेड लिम्फ, ये तमाम जो है लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे पास। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिम्फ प्रेजेंट है। लिम्फ एंड लिम्फ कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, तो उनको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। माइक्रोस्कोपिक क्लोज एंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वास्ट नेटवर्क एक गुच्छा सा बना होता है। विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टील, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो विलाई होती है लिम्फ कैपिलरीज के साथ, तो उसको हम लैक्टील्स कहते हैं, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन को जीआई ट्रैक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कर देती है। वंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक दफ़ा इंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, तो उसको हम कहते हैं लिम्फ। ये हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स है जो कि स्टार्ट हो रहा है लिम्फेटिक कैपिलरी से, लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फेटिक ट्रंक से, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स हैं। ये हमारे पास है लिम्फेटिक वेसल्स। अपटेक ऑफ टिश्यू फ्लूइड किस तरह लेता है, मेन फंक्शन इसका क्या है, एक्सेस लार्ज पार्टिकल एंड टिश्यू फ्लूइड, ज़्यादातर लार्ज पार्टिकल और टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर रहा होता है। लिम्फ डक्ट की अगर बात करें, फ्रॉम मर्जिंग लिम्फ कैपिलरीज द लिम्फ इज कैरीड इनटू लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ डक्ट। जब लिम्फ कैपिलरीज को मर्ज किया जाता है तो जो लिम्फ्स होती हैं वो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फ डक्ट को कैरी करती हैं। जो वॉल होता है लिम्फ डक्ट का वो सेम जैसे वेन का होता है, इसी तरीके से होता है, उसमें एक वेल्व होता है ताकि बैक फ्लो से बच सके। जब ब्लड देखें, ये हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज है या वेन्स है, इसके दरमियान यहाँ पर एक वेल्व लगा होता है। ये वेल्व क्या करता है कि जब ब्लड फ्लो अगर यहाँ से चला जाता है तो ये वेल्व यहाँ से बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है इसका मतलब कि ब्लड यहाँ से दोबारा ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम लिम्फ एंट्री जो है वो टू प्रिंसिपल वेसल्स होती हैं, थोरेसिक डक्ट हो जाती है और राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। थोरेसिक डक्ट जो है वो ड्रेन करती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक से ड्रेन करती है सब क्लेवियन वेन में, और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो राइट अपर एक्सट्रीमिटीज़ से करती है, राइट थोरेसिक रीजन से करती है, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक से करती है, और ये भी सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर देती है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, स्मॉल ओवल शेप बॉडी होती है, लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो लिम्फ को कैरी करते हैं नोड्स की शक्ल में। जर्मिनल सेंटर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स के साथ होते हैं, एक साइट होती है लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन की, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है उसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं, जो कि डेंस पॉपुलेशन, यहाँ पर क्या होती है ज़्यादातर तादाद में बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। पॉप्लिटियल एंड इंग्वाइनल नोड्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ पे इनको नाम बता रहे हैं जैसे कौन कौन से नोड्स और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लंबर नोड्स पेल्विक रीजन, क्यूबाइडल एक्सिलरी नोड्स अपर एक्सट्रीमिटीज़, थोरेसिक नोड्स ऑफ चेस्ट, सर्वाइकल नोड्स ऑफ नेक। Wall of small intestine contains scattered lymphocyte and lymphatic nodules are larger aggregated tissue called pairs, patches और aggregated lymphatic vessels। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम एक ऐसा गुच्छा होता है इसको हम कहते हैं पेयर्स, पैचेस और एग्रीगेटेड लिम्फेटिक वेसल्स। ये सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या है, और ये लिम्फेटिक मेमोरी ग्लैंड्स हैं, पेल्विक लिम्फ नोड, ये तमाम इनके लोकेशन हैं। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं, डिफ्यूजली लोकेटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तमाम ऑर्गन में कंटेन करते हैं। जर्मिनल सेंटर यानी कि जहाँ प्रोडक्शन होती है, डेंस पॉपुलेशन होती है बी लिम्फोसाइट्स की। मैक्रोफेजिस का हाउस होता है, इसका फंक्शन होता है होस्ट को डिफेंस प्रोवाइड करना। लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने बताया था हमारे पास क्या होते हैं, स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स होते हैं, इसका फंक्शन होता है होस्ट को डिफेंस मैकेनिज्म देना, एलिमिनेट करना एबनॉर्मल जैसे कि सिक, एज एंड कैंसरियस सेल्स को और पैथोजन को। ये लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे पास।
कि अगर कोई लिम्फ नोड स्वेल हो जाता है तो वो एक्सपेंशन यानी कि लिम्फोसाइट में फिर क्या होता है, मैक्रोफेजीज हैं, लिम्फोसाइटिक हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करने लग जाते हैं। ये लिम्फ नोड का एक साइज़ है। जब ये स्वेल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये हमें नुकसान पहुँचाएगा, तो वो सिस्ट की शक्ल में भी आ सकता है। लिम्फ ऑर्गन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन क्या है, एक वाइटल स्प्लीन जो है नॉट वाइटल ऑर्गन, ये हमारा वाइटल ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये असिस्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गन के साथ कि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करवाता है, इंपॉर्टेंट काम करता है कि इसका ये प्राइमरी साइट होता है कि ब्लड को फिल्टर करवाता है, और जो भी ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉय होते हैं वो स्प्लीन में जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एरिथ्रोसाइट। इन इन्फेंट बच्चों में क्या होता है कि यहाँ पर एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन होती है। साइट ऑफ ये क्या है कि इम्यून सर्विलेंस का साइट है। डेब्रिस को रिमूव करता है, फॉरेन मैटर को, टॉक्सिन को, बैक्टीरिया को, वायरस को और ओल्ड ब्लड सेल्स को रीडीली सब्जेक्ट करता है, ताकि कोई भी रप्चर या मैकेनिकल ट्रामा वगैरह हो गया तो उसमें भी काम करता है। स्प्लीन जो है वो कंपोज होता है रेड एंड वाइट पल्प से, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी साइट होती है, यहाँ पे फिल्टरिंग होती है फॉरेन सब्सटेंसेस की ब्लड से। जो रेड पल्प होता है, जहाँ पे जो इंजर्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो वाइट पल्प होता है वो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट की कंसंट्रेशन को कंटेन करता है। अब हम देखते हैं थाइमस। थाइमस कहाँ पे लोकेटेड होता है, एंटीरियर थोरेक्स पे होता है, डीप होता है मैन्यूबेरियम स्टर्नम के, और ये एक साइट होती है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है, सिक्रीट्स करते हैं हार्मोन्स को, थाइमोपोइटिन एंड थाइमोसिन्स, क्रिटिकल रोल प्ले करता है चाइल्डहुड में। टॉन्सिल्स की अगर बात करें तो ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को ट्रैप कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 3 इन पेयर्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन में फेरेंजियल रीजन आ जाता है। इसका जो फंक्शन होता है वो इन्फेक्शन से कम्बाट करता है एयर, नोज एंड थ्रोट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कभी हम ऑन द वे होते हैं तो अक्सर डस्टिंग एरिया में जाने के बाद क्या होता है कि हमारी आइज़ थोड़ी सी झपकने लगती हैं, कि जब हमें डस्ट वगैरह लगती है तो वो हमें क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हमारी आइज़ में कोई ऐसा पार्टिकल ना जाए। बोन मेरो की बात करें तो एक मेजर कंपोनेंट इंक्लूड होता है बोन मेरो में, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स है जो कि बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं, एंड लिम्फॉइड टिश्यूज। लिम्फॉइड टिश्यू इंक्लूड होते हैं जिसमें थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स आ जाते हैं। सिमिलर टिश्यूज जो हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बोन मेरो की बात करें, बोन मेरो जो है वो प्रोडक्शन साइट है डब्ल्यूबीसीएस की। इन्वॉल्व डब्ल्यूबीसीएस इम्यूनिटी में काम करते हैं, जैसे कि अदर ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जनरेटेड होते हैं स्टेम सेल से, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं। बी लिम्फोसाइट बी सेल कहते हैं, टी लिम्फोसाइट टी सेल होते हैं। बी लिम्फोसाइट मेच्योर होते हैं बोन मेरो में और फिर ये सर्कुलेशन में इंटर हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स मूव करते हैं बोन मेरो से और थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं जो कि कैपेबिलिटी होती है जिनके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन को करने की। मल्टी पोटेंशियल हिमोपोइटिक स्टेम सेल है हमारे पास। इससे हमारे पास 2 सेल आते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। उससे हमारे पास बनता है मेगा कैरियोसाइट एंड उससे बनता है थ्रोम्बोसाइट। फिर आ जाता है इरिथ्रोसाइट, मास्ट सेल, मायोब्लास्ट सेल, और मायोब्लास्ट सेल से बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, मोनोसाइट, और मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से नेसल किलर सेल एंड स्मॉल लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट से फिर प्लाज्मा सेल बनता है। ल्यूकोसाइट जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, एक ग्रेन्युलर होते हैं और ग्रेन्युलर होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लिम्फोसाइट 20 to 25% हिस्सा बनाते हैं, मोनोसाइट 3 to 8%, बेजोफिल 5 to 1%, न्यूट्रोफिल 6 to 7%, एजिनोफिल 2 to 4%। ल्यूकोसाइट इम्यून फंक्शन में क्या करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ल्यूकोसाइट लार्जेस्ट ब्लड सेल कहलाते हैं। इनके पास न्यूक्लाई होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। इनकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट जिसको हम कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, जिसमें आ जाता है न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल, बेजोफिल, एक ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये ड्यूरिंग ग्रेन्युलोपोइसिस, जब ग्रेन्युलोपोइसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे कॉमन लाइन डेवलपमेंट को ये फॉलो करते हैं, जहाँ पे मायोब्लास्ट से माइलोसाइट का सफ़र तय करना पड़ता है, यानी कि किस तरीके से सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं 3 टाइप्स में। और जो जितने भी ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनके अंदर मल्टी लोब न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उनके साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ होते हैं और उनकी शेप भी चेंज होती है। न्यूट्रोफिल पीएमएनएस की बात करें, पीएमएनएस बता दिया, पॉलीमार्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट स्मॉल एंड फास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं स्कैवेंजर से। स्कैवेंजर का मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल, इन्फेक्शियस डिजीज सब्सटेंस, कोई भी
बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आया, तो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्वेजन से, रिमूव कर देते हैं डेड सेल को, डेब्रिज को, डैमेज टिश्यू को, हाईली मोबालाइज होते हैं, स्क्वीज फैल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉडी में अटैक हुआ और यहाँ अगर न्यूट्रोफिल्स है तो ये फौरी तौर पर जाके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। न्यूक्लाई होता है इनके अंदर जो कि कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्सली काम करता है। इनकी जो एवरेज होती है 6 से 9 घंटे ब्लड स्ट्रीम में होती है। प्रोफेशनली फेगोसाइटिस भी इनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम प्रोफेशनल नर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशन थिएटर में आपकी ड्यूटी है, वहाँ किसी का सर्जरी चल रही है, ब्रेन सर्जरी चल रही है, कोई ऐसी सर्जरी जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपना वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब तक वो सर्जरी सक्सेसफुली नहीं हो जाती तो आपने वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ वर्कर, एज योर नर्स, एज अ स्टाफ, एज अ ब्रदर सिस्टर, आपने वहाँ पे काम करना होता है। आप वहाँ खड़े रहते हो ऑपरेशन थिएटर में, आप वहाँ पे ड्यूटी करते हो, आप नहीं देखते आपकी ड्यूटी जो है वो मॉर्निंग थी तो आपने सिर्फ मॉर्निंग करनी है। अगर वो सर्जरी ऐसी है कि इतनी क्रिटिकल है कि वो मॉर्निंग से वो इवनिंग तक आ चुकी है तो आपने वहाँ पे ड्यूटी देनी है। आप अपनी ड्यूटी को छोड़ के नहीं जा सकते कि नहीं अगर सर्जरी में टाइम है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ, बीच से आप उसको नहीं छोड़ के जा सकते, आप वहाँ पे प्रोफेशनली अपना काम करोगे। इसी तरीके से जो न्यूट्रोफिल होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाता है तो ये फौरी तौर पे एक्टिव होकर फैल जाते हैं सिक्योरिटी की तरह, कि जब तक वो फॉरेन मटेरियल, मैटर, पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजिन, माइक्रोफेजिस, माइक्रोब हमारी बॉडी से निकल नहीं जाता, तब तक ये वहाँ पर काम करते हैं और इस प्रोसेस में 6 से 9 घंटे ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं। एजिनोफिल है, एजिनोफिल भी लेस एक्टिव होते हैं, थोड़ा न्यूट्रोफिल के स्पेशलाइज रोल प्ले करते हैं, एलिमिनेशन करवाते हैं पैरासाइट्स की, सर्टेन टॉक्सिक केमिकल स्टोर करते हैं अपने ग्रेन्यूल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम में बैठी हूँ, वहाँ पे मॉस्किटोज़ ज़्यादा हैं तो मेरे पास एक स्प्रे है, मॉस्किटो स्प्रे। मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं तो मेरे पास उनके लिए टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट है जो कि मैंने स्टोर किया है। मैं क्या करूँगी, उस स्प्रे को स्प्रे करूँगी तो वो मॉस्किटो के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। इसी तरीके से एजिनोफिल्स क्या करते हैं, अपने पास केमिकल, टॉक्सिक केमिकल को स्टोर करके रखते हैं कि जैसे कोई ऐसा पार्टिकल आता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है तो ये उसको फौरी तौर पे एलिमिनेट कर देते हैं। ऑफिन फाउंडेड साइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोई एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था ई फॉर एलर्जिक, ई फॉर एजिनोफिल, आपने ये याद रखना है कि एजिनोफिल ज़्यादातर कहाँ एक्टिव होते हैं, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं, जैसे कि एस्थमेटिक एयरवे या स्किन एलर्जी कुछ हो जाती है। तो बेजोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं लेकिन वो 80% करते हैं और ये 20% करते हैं। ग्रेन्यूल्स पैक होते हैं हेपरिन और हिस्टामिन के साथ जो कि कैपेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ा देती है इन्फ्लेमेशन के दौरान। मास्ट सेल जो होते हैं वो सिमिलर इनकी अपीयरेंस होती है और बेजोफिल का फंक्शन करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइड की बात करें, एक ए जहाँ पे वर्ड लग जाए इसका मतलब होता है एब्सेंस। एक ग्रेन्युलोसाइड मतलब कि ग्रेन्यूल्स, एब्सेंस है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स हैं। 2 सेल आते हैं, मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, जो कि 25 to 50% हिस्सा बनाते हैं टोटल ल्यूकोसाइड काउंट्स का, जिसको हम टीएलसी भी कहते हैं। इनके पास न्यूक्लियस तो होता है लेकिन कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मोनोसाइड की बात करें तो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक्टिवली मोटाइल होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं, सम सर्कुलेट करते हैं आपके ब्लड में, कुछ माइग्रेट हो जाते हैं टिश्यूज़ में जहाँ पर ये डेवलप होते हैं मैक्रोफेजीज में। बहुत टाइप ऑफ सेल वन और जो मुख्तलिफ इसकी सेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसाइड में ये क्या है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है कुछ प्रोटीन्स की जो कि लिवर के ज़रिए होती हैं, इन्हेंस कर देता है प्रोडक्शन की और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करवाता है। मोनोसाइड मैक्रोफेजी सिस्टम में क्या आता है, कुछ मैक्रोफेजी जो है वो मोबाइल होते हैं, कुछ जो है वो फिक्स होते हैं जो कि हमें इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करते हैं की बॉडी लोकेशन पर, जैसे कि लेंगरेन सेल आपकी स्किन में, माइक्रोगिला आपके ब्रेन में, कप्पर सेल आपके लिवर में, एल्विलर मैक्रोफेजिस लंग्स में, ऑस्टियोक्लास्ट बोन मेरो में। ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से सेल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, कौन सी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विच टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन लिवर एंड प्रोवाइड यू द अगेंस्ट द डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा ऐसा सेल है जो कि आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, विच टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन द लिवर विच प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया और वायरस। तो आंसर आएगा कप्पर सेल। फिर हम देखते हैं आगे लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड क्या है, स्मॉलर होते हैं मोनोसाइड से लेकिन इनके पास न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा होता है। लिम्फोसाइड डेवलप होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से जो कि रेड बोन मेरो में होती है, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ग्रेट नंबर जो होता है इनका वो लिम्फॉइड टिश्यू में होता है। बोन मेरो है ये फीटल लीवर का है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल किस तरह इसको डेवलप होता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल, फिर बी सेल, थाइमस, टी सेल, लिम्फॉइड टिश्यूज़, लिम्फॉइड नोड्स, स्प्लीन, म्यूकोजल टिश्यूज़ और ये तमाम चीज़ें।
एन के सेल की अगर बात करें, नेचुरल किलर सेल डो नॉट अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब डायरेक्टली, ये माइक्रोब को डायरेक्टली नहीं करते। जैसे कि आप एज अ वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो, जैसे कोई स्कैवेंजर आया आपने उसको शूट कर दिया, इस तरीके का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। नेचुरल किलर सेल में डायरेक्टली उसको ये अटैक नहीं करते। दे किल सेल्स ऑफ द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद वायरसेस, बल्कि ये उनको करते हैं जो कि उसको इन्फेक्टेड होती है। जैसे कि एक सेल आया, ठीक है, उसने आके आपके दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो ये उस सेल को, इन्फेक्टेड वाले सेल को किल कर देते हैं, ये उस बॉडी को नहीं करते। दे किल नॉट बाय फेगोसाइटोसिस, और ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए किल नहीं करते, बट रेदर बाय क्रिएटिंग अ होल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द ऑफ द टारगेट सेल प्रोटीन। बट ये एक ऐसा होल बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ताकि ये अपनी टारगेट सेल प्रोटीन्स तक पहुँच जाएँ। परफोरिन्स आर रिलीज फ्रॉम द नेचर किलर सेल, परफोरिन जो है वो नेचर किलर सेल से रिलीज़ होता है, उस होल के ज़रिए इंसर्ट होता है मेम्ब्रेन में, टारगेट सेल तक पहुंचता है, फिर एक पोर वहाँ पे बना देता है, और पोर जो है ये अलाउ करता है वाटर को कि ये टारगेट सेल के अंदर आ जाए, जिससे वो स्वेल हो जाए और वो बर्स्ट हो जाए। बर्स्ट होने के बाद वो किल हो जाता है। दीज सेल्स आर इन्वॉल्व, ये जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लिंग कर देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ट्यूमर सेल्स को और ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्स को। ये हमारे पास नेचर किलर सेल है। जब ये प्रोटीन के पास को जाना होता है, नेचर किलर सेल्स आते हैं, यहाँ पे एक होर बना दिया ताकि यह होर बनाने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ से पानी अंदर चला जाए, पानी जाएगा तो ये ऑब्वियसली बात है सॉइल हो जाएगा, सॉइल होकर ये बस्ट हो जाएगा, तो ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये सब जो सेल डैमेज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। प्रोटीन डेट किल इन्वेडिंग माइक्रोब, वो प्रोटीन जो कि माइक्रोब जो फैलते हैं उनको किल करती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एक मेजर ह्यूमरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। अप्रोक्सीमेटली 20% डिफरेंट प्रोटीन है जो कि फ्रीली आपकी ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करती हैं। ये MCQs है आपका। एग्रीगेट करती हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, एक पोर बना देती हैं जो कि एन के सेल बनाते हैं, फॉर्मिंग अ पोर, ठीक है। वाटर इंटर होता है उस पोर के ज़रिए, फिर उसके बाद क्या होता है वो सेल स्वेल होके बस्ट हो जाता है। इम्यूनिटी क्या है? द टर्म इम्यूनिटी हैज़ कम टू मीन द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड मोर स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिजीज, कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द सेल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी जो है वो, इसका इम्यूनिटी का मतलब ये होता है जिस अल्फाज से निकले के प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करना, ज़्यादातर खास तौर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई। जब ये कलेक्टिवली होकर काम करती है, कोऑर्डिनेटेड होकर काम करती है सेल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, तो उसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। जो सिस्टम आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कि आपके होमोस्टेटिस को मेंटेन रखे, इनर इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे, बाय रिकॉग्नाइजिंग किन को पहचाने, जो भी हार्मफुल और नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पहचाने, और फिर अप्रोप्रिएट उसका रिस्पॉन्स में भी जो भी उसको प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करके उनको बाहर निकाल फेंके। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्लियरली एसेंशियल होता है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टेंटली डिफेंड करता है बॉडी को किसी भी बैक्टीरिया, वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ जो भी इंटर होते हैं आपकी बॉडी में। इट आल्सो डिफेंस अगेंस्ट, ये आपको जो है एबनॉर्मल सेल्स के खिलाफ भी डिफेंस प्रोवाइड करता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स के खिलाफ क्रिटिकली जो है आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, जैसे कि कैंसर सेल। अब कैंसर सेल जो है अगर ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उसके खिलाफ भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओवरव्यू ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? इम्यून सिस्टम जो है कंपोज होता है 2 मेजर सब डिवीजन होती है इसमें। इनेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, बाय मदर, बाय द प्लेसेंटा, हमें बाय मदर से मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, और अडेप्टिव और स्पेसिफिक होती है। ईच ऑफ द मेजर सब डिवीजन, अडेप्टिव का मतलब होता है जो हम अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करते हैं। ईच ऑफ द मेजर सब डिवीजन ऑफ द इम्यून सिस्टम हैज़ बोथ सेलुलर एंड ह्यूमरल, दोनों के जो है वो मेजर सब डिवीजन होती है इम्यून सिस्टम की, तो वो सेलुलर और ह्यूमरल दोनों होती हैं। ये हमारे पास है इम्यून सिस्टम, एट अ ग्लांस इम्यूनिटी सिस्टम। इनेट है, इनबॉर्न, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और अक्वायर्ड है, इसको हम अडेप्टिव भी कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म थर्ड लाइन में आती है। फर्स्ट वाली जो है वो एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ आ जाती है। एक्सटर्नल डिफेंस यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आ रहा है? फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस, नेजल हेयर, सीलिया। केमिकल बैरियर, ऑयल एंड सॉइड बाय सबीशियस ग्लैंड, स्टमक एसिड, लो पीएच, गैस्ट्रिक जूस, सेरेमिन एंड एयरवेक्स, लाइसोसोम, टेयर्स, टिश्यू फ्लूइड, वजाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, लो पीएच। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सटर्नली अगर आपको फिजिकल बैरियर से कोई भी नुकसान हो रहा है, स्किन पर, नेजल एयर पर, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। केमिकल बैरियर खुद से हो रहा है, केमिकली तौर पे हो रहा है, ऑयल, सॉइड, सबीशियस ग्लैंड, स्टमक एसिड, लो पीएच का हो जाना, लाइसोसोम
लाइजोजाइम का, वजाइनल बैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें। और अगर इंटरनल डिफेंस हो रहा है तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, जैसे फेगोसाइट हो गया, मैक्रोफेजीज हो गया, WBC, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, इंटरफेरोन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, नेचुरल किलर सेल्स, तो ये आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास दो इम्यूनिटी आ जाती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कॉन्टैक्ट होती है एंटीजन के साथ, टी सेल के साथ, साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ, हेल्पर टी सेल के साथ, सप्रेसर टी सेल के साथ, मेमोरी टी सेल के साथ, बी सेल्स के साथ, प्लाज्मा सेल्स के साथ, मेमोरी बी सेल्स के साथ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, इसके अंदर मैक्रोफेजीज होते हैं, बी सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक टी सेल्स होते हैं। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, आर्टिफिशियली तौर पे प्रोड्यूस होती हैं, आउटसाइड डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द बॉडी, नॉट कॉन्टैक्ट विद अदर पैथोजन। जैसे कोई वैक्सीन वगैरह होती है तो वैक्सीन हम लगाते हैं उसको बचाने के लिए, कोरोना की वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो वैक्सीनेशन जब हम प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं तो वो मतलब हम पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं, एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं आर्टिफिशियली तौर पे, जो कि आउटसाइड प्रोड्यूस हो रही है और हम उसकी बॉडी में इंसर्ट करें ताकि उसको कोई कोरोना वगैरह या कोई भी वायरस वगैरह ना हो। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो रिक्वायर होती है सम टाइम के, वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह फैल गया तो वहाँ पे रिएक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रेजेंट होती है और रेडी होती है बिल्कुल मोबिलाइज अपॉन इन्फेक्शन, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिल रही है, बाय द थ्रू द प्लेसेंटा मिलती है, बाय मदर से मिलती है, फीटस को मिलती है। और इनेट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मोबिलाइज तौर पर काम करती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक होता है, इसका जो एंटीजन होता है वो स्पेसिफिक होता है। इनेट इम्यून सिस्टम का कोई एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, इक्वली वेल होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रोब आया, वायरस, बैक्टीरिया, मैक्रोफेजीज, पैथोजन, फॉरेन सब्सटेंसेस, इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी आया तो उसके खिलाफ इनेट इम्यूनिटी ज़रूर काम करेगी। लेकिन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होती है इसका खास एंटीजन होता है कि जैसे अगर मैंने वैक्सीन लगाई है डेंगू की तो वो सिर्फ डेंगू से बचाएगी, अगर मैंने लगाई है टाइफॉइड की तो सिर्फ वो टाइफॉइड से बचाएगी। इस तरीके से अडेप्टिव जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को, और इनेट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करती इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को, बल्कि ये सब वायरस और उसके ख़िलाफ़ काम कर रही होती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है, इसका कोई एंटीजन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, सबके साथ काम करती है। और अडेप्टिव का जो है वो एंटीजन डिपेंडेंट होता है, इसका कोई टाइम लेग पीरियड नहीं होता कि कितने टाइम तक है, बल्कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, ये इतने टाइम तक आपकी बॉडी में रहती है। इसका कोई एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि इसका एंटीजन स्पेसिफिक होता है। इसमें कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर जो है मेमोरी डेवलप हो जाती है। ये हमारे पास है इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट एंड अडेप्टिव डिफेंस है कि इनेट डिफेंस जो है वो सरफेस बैरियर पे काम करता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनली अगर फेगोसाइटोसिस, फीवर, एनके सेल, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, इन्फ्लेमेशन। अडेप्टिव जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आ जाती है, जैसे कि बी सेल, और सेलुलर इम्यूनिटी में आ जाती है टी सेल। इनेट नॉन स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हमारे पास 3 बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स की अगर बात करें, मैकेनिकल फैक्टर, तो ये एक्ट एज अ 4 लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि एक इस तरीके से काम करती है कि 4 लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, किसके खिलाफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो एपिथेलियल सरफेसेस होती हैं वो फिजिकल बैरियर्स है, और ये इम्परमेबल कर देती है ज़्यादातर मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट को। मैकेनिकल फैक्टर में आता है एनाटॉमिकल बैरियर टू इन्फेक्शन के मूवमेंट होती है, यहाँ पे सीलिया के ज़रिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ताकि वो एयर पैसेज को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को माइक्रोब से फील फ्री कर सके। फ्लशिंग एक्शन होता है टेयर्स में, स्लाइवा में, ताकि वो इन्फेक्शन और आइज एंड माउथ से बता सकें। जब भी हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो अक्सर हमारी आँख से पानी आता है, उसकी वजह क्या है कि टेयर्स के ज़रिए फ्लश आउट हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया, जो भी ऐसी चीज़ हमारी गई है। ट्रैपिंग इन्फेक्शन का काम करती है, म्यूकस को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। केमिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो जैसे फैटी एसिड हो गई, स्वेट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फैटी एसिड से क्या होता है कि स्वेटिंग जो होती है तो वो स्वेटिंग होने की वजह से इनिबिट करती है कि यहाँ पे ज़्यादातर ग्रोथ बैक्टीरिया की ना हो। लाइजोजाइम जो होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलाइपेज हो गया, तो ये टेयर्स में होते हैं, स्लाइवा में, नेजल सिक्रीशन में होते हैं, तो ये सेल वॉल को ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, बैक्टीरिया को डिसेबलाइज करवा देते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को। इसमें जो होती है स्वेट एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन में पीएच कम होती है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ से बच सके। बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है जो नॉर्मल फ्लोरा होता है आपकी स्किन पे, जीआईटी पे, तो वो प्रिवेंट करता है कॉलोनाइजेशन ना बने और पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये आपका हाथ है, डोंट जज ड्राइंग काइंडली, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ पे पूरे हाथ पे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी पैथोजन यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आके उसने अटैक किया,
अटैक करने के बाद नॉर्मल फ्लो का क्या काम होगा कि उसको यहाँ पे प्रिवेंशन प्रोवाइड करें कि यहाँ पे वो कोई भी कॉलोनी नहीं बना सकता। कॉलोनी का मतलब होता है एक आया, दूसरा भी आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पाँचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, कॉलोनी बन गई, रश लग गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं एक चीज़ बट रही होती है, बच्चों को बुलाते हैं कि आ जाओ सारे ले लो, और एकदम से रश लग जाता है वहाँ पर। तो ये नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं ये इस चीज़ से हमें बचा रहे होते हैं। इनेट एंड नॉन स्पेसिफिक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसमें हमें क्या होता है, फीवर होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, एनके सेल काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होती है इंटरफ्रोन, फेगोसाइट का काम होता है, मैक्रोफेजीज, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इफ़ अ पैथोजिन, अगर पैथोजिन इज एबल टू गेट पास द बॉडीज फर्स्ट लाइन, अगर पैथोजिन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पास कर लिया, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, बॉडी के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल बैरियर, जैसे उसने हाथ पे आके अटैक किया और वो फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर चुका है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर वो आ चुका है, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तो मतलब कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में चला गया पेशेंट। क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो इसके अंदर जो होता है फीवर होता है जो कि इंट्राल्यूकिन 1 कॉज करवाता है। फीवर जो है वो हाई टेम्परेचर का होता है ताकि इन्वेडर जो डिनेचरिंग देयर प्रोटीन होती है उसको किल कर सके, हीट मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रोथ जो है एंटीजन की वो कम हो जाएगी, माइक्रोबियल पॉलिफरेशन, माइक्रोब जो है वो फैल जाएंगे। पेन होता है ड्यू मेनली टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड लेजर एक्सटेंड स्वेलिंग, पेन होता है ताकि स्वेलिंग वगैरह होती है, लेज़र एक्सटेंड होता है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है इसीलिए, और इन्फ्लेमेशन भी होती है ताकि टिश्यू जो है डैमेज टिश्यू जो होते हैं वो हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं, ल्यूकोसाइट से इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, रेडनेस करवाते हैं, कैपिलरीज की डायलेशन हो जाती है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। हिस्टामिन क्या करते हैं, कैपिलरीज को लीक करवा देते हैं जहाँ से फेगोसाइटोसिस रिलीज़ होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वुंड के अंदर, फेगोसाइट क्या करते हैं फिर उसको इनगल्फ कर लेते हैं डेड सेल को, सेलुलर डेब्रिस को, और प्लेटलेट्स जो है वो कैपिलरीज से मूव हो जाती हैं, वॉन्डेड एरिया को सील कर देती हैं। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स टू एडजेसेंट टिश्यूज, promote tissue repair, release chemical mediator to attract phagocytosis, stimulate third line of immune response, यानी कि हार्मफुल एजेंट को फैलने से बचाते हैं, टिश्यूज़ को एडजस्ट करते हैं, टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करते हैं, केमिकल मीडिएटर्स को अट्रैक्शन से बचाते हैं, फेगोसाइटोसिस और उसको स्टिमुलेट करते हैं थर्ड लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को। फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं, पैथोजिन को इनगल्फ कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। फेगोसाइटोसिस जो है वो मैक्रोफेजिस के जरिए होता है, मैक्रोफेजिस जो है वो फेगोसाइटिक सेल है एक, जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में होता है, ब्रेन एंड लंग्स में होता है, ट्रैवल करता है आपके तमाम बॉडी एरिया पे ताकि वो पैथोजन को फाइंड आउट करके उसको ईट कर ले, खा ले। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में इंटरफ्रोन आ जाता है। इंटरफ्रोन क्या है, प्रोटीन है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज़ होती है, प्रोटेक्ट करती है अनइन्फेक्टेड सेल को वायरल ओवरटेक उसको ना हो। कॉम्प्लीमेंट क्या है, लाइसिस करवाते हैं माइक्रोब की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है एक वास्ट सेल पे काम करता है, लाइसिस करवाते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स की, इन्हांस कर देता है फेगोसाइटिस को ऑप्सोनाइजेशन के ज़रिए, इंटेंसिफाई करता है इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को। फेगोसाइटोसिस क्या है कि मैक्रोफेजीज एंड न्यूट्रोफिल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं कि इनके 5 फेजेस होते हैं, कीमोटैक्सिस, एडेरेंस, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड किलिंग, ये इसी के ज़रिए अपना काम करते हैं। कीमोटैक्सिस एंड एडेरेंस ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स टू फेगोसाइटोसिस, और इंजेक्शन हो जाती है माइक्रोब की फेगोसाइटोसिस के ज़रिए, फॉर्मेशन होती है फेगोसोम्स की, फ्यूजन होती है फेगोसोम की लाइजोसोम के साथ और फेगोलाइजोसोम बन जाता है, डाइजेशन होती है इंजेस्टेड माइक्रोब की एंजाइम के ज़रिए, फॉर्मेशन होती है रिजिजुअल बॉडी कंटेनिंग इंडाइजेस्टिबल मटेरियल की, और फिर वाटर वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अडेप्टिव स्पेसिफिक की थर्ड लाइन में क्या है, एक्टिव होती है जिसके अंदर टी सेल होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, बी सेल में प्लाज्मा सेल, बी सेल, मेमोरी बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसमें मैक्रोफेजीज, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल, और 2 पे हमारे पास आ जाती है पैसिव। ठीक है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में क्या काम करती है, व्हेन एंटीजन एग्जाम्पल माइक्रोब्स आर इनकाउंटर फॉर द फर्स्ट लाइन देयर इज a primary response in which a low level of antibodies can be detected in the blood after about 2 weeks। जब कोई एंटीजन जैसे माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर होता है तो वो प्राइमरी अपना रिस्पॉन्स दिखाता है लो लेवल पर एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, जब ये डिटेक्टेड हो सकता है तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपके ब्लड में डिटेक्टिंग होता है। एकदम से इन्फेक्शन कोई भी आके आपको डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, वो आता है प्राइमरी लो लेवल पर अपना काम दिखाता है पहले, उसके बाद जो है वो
2 हफ्ते के बाद जाके तकरीबन वो आपके ब्लड के साथ डिटेक्टेड होता है। दिस रिस्पॉन्स में बी सफिशिएंट इन कम्बाट टू एंटीजन द एंटीबॉडी लेवल देन फॉल्स अनलेस देयर इज नो अदर इनकाउंटर विद द सेम एंटीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 to 4 वीक्स। इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये सफिशिएंट होता है, एंटीजन को कम्बाट कर देता है। जो एंटीबॉडी लेवल होती है वो अनलेसली तौर पे क्या होती है, वो इनकाउंटर हो जाती है सेम एंटीजन के साथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि 2 से 4 हफ्ते के बाद वो खुद से ख़त्म भी हो जाता है। सेकेंड इनकाउंटर में क्या होता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर ये फौरी तौर पे रैपिडली बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स जो हैं उसको इंक्रीजली तौर पे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। फर्दर जब ये इंक्रीज़ होती है, अचीव होती है, तो बाद में क्या होता है कि इवेंचुअली मैक्सिमम इज रीच, और ज़्यादातर तादाद में एंटीबॉडीज़ की जब प्रोडक्शन हो जाती है तो वो एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीजन, उस एंटीजन को फिर वो ख़त्म कर देती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, क्या करता है, एंटीजन स्पेसिफिक मीन्स डिफरेंशिएटेड पैथोजन, पैथोजन को डिफरेंशिएट करवाना एंटीजन स्पेसिफिक के रिस्पॉन्स में काम करती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पे कंसिस्ट है। दे फाइट ऑफ पैथोजन, ये पैथोजन से फाइट ऑफ करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। किसके ज़रिए कि ये इनके पास एक रिकॉर्ड होता है कौन सा एंटीजन कब इनटू इट्स मेमोरी, अपनी मेमोरी में ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा एंटीजन कब आके उसने कब इस पोस्ट को डिफेंस किया था। जैसे हम सेमेस्टर में मिड एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, हमें पता होता है कि मिड का टॉस क्या है, फाइनल का क्या है। जब हम मिड क्लियर कर लेते हैं, फाइनल पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि मिड में हमने क्या कुछ क्लियर किया हमारी मेमोरी पावर के ज़रिए। सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि थर्स रिलेटिवली ये रैपिडली फैल जाते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स से ज़्यादा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की अगर बात करें, इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो इनिशिएटली स्पेसिफिक एंटीजन के ज़रिए होते हैं और ये रिकॉग्नाइज करते हैं टी सेल्स को, जो जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो है वो होस्ट सेल को अटैक करते हैं, इन्फेक्टेड जो वायरसेस और फंजाई सेल्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। ह्यूमन सेल्स और कैंसरियस सेल को जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, बल्कि ये क्लोजली प्रॉक्सिमिटी बनाते हैं और इनके पास एक्चुअली जो है फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है विक्टिम सेल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट। ये विक्टिम जंग लड़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं सेल टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड, वो हमें क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वॉल्व स्पेशलाइज सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड टी सेल रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन एंड द सरफेस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यूज। स्पेशलाइज सेल होता है लिम्फोसाइट्स का, जिसको हम टी सेल कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है, फॉरेन एंटीजन को पहचानते हैं जो कि सरफेस सेल पे होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या टिश्यूज़ हो। तो कौन कौन से काम करते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि टी सेल की एक टाइप है। टी सेल जो है वो रेगुलेट करते हैं, पॉलीफ्रेशन को फैला देते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं अपनी दूसरे सेल की इम्यून सिस्टम की। और उसके बाद जो बी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल एक्सेट्रा, उसके साथ काम करते हैं। हाउ डू बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, बी सेल्स किस तरह एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड क्लोनल सेक्शन की अगर बात करें, बी सेल जो है वो डेवलप होती है स्टेम सेल से, बोन मेरो में, अडल्ट में, और बच्चों में जो है वो लिवर ऑफ फीटस से, यानी कि फीटस के लिवर से डेवलप होती है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ बी सेल, जब बी सेल मैचुरेट हो जाते हैं तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन में माइग्रेट करते हैं, लिम्फ नोड और स्प्लीन में। क्लोनल सेक्शन में क्या होता है, जब बी सेल इनकाउंटर होता है किसी एंटीजन और उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये स्टिमुलेट करता है और बहुत सारे क्लोन्स बना के उसके अंदर डिवाइड हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मा सेल जिसको हम कहते हैं, विच एक्टिवली सिक्रीट एंटीबॉडीज़। और वो प्लाज्मा सेल जब बन जाते हैं तो वो एक्टिवली तौर पर एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं। ईच बी सेल, जितने भी बी सेल हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि एंटीजन डिटर्मिनेंट इसका कौन सा होता है। ये हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्स है, इनिशियली काउंटर है, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल सिक्रेटेड होते हैं एंटीबॉडीज से। उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये इसी को दोबारा से डिटेल में दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, सेल इन्वॉल्व होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, बी लिम्फोसाइट के अंदर, टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस में। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, साइट वेयर प्रोसीड कहाँ पे प्रोसेस्ड होता है इनका, तो बी लिम्फोसाइट का कहाँ होता है, बोन मेरो में, और इसका कहाँ मैचुरेशन होती है, थाइमस ग्लैंड में। सब पॉपुलेशन की क्या होती है, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल, और इसकी होती है साइटोटॉक्सिक किलर, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर सेल। लाइफ स्पेन है इसका शॉर्ट होता है बहुत ज़्यादा, और टी सेल का बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। इसका जो परसेंट है ब्लड में वो 10 to 15% है बी सेल्स की, और टी सेल्स की 75 to 80% है। ट्रांसफॉर्म कौन से एंटीजन से होते हैं, प्लाज्मा सेल से, और ये स्मॉल लिम्फोसाइट से। सिक्रेटरी प्रोडक्ट इनका क्या है, एंटीबॉडीज़, और इनका क्या है, लिम्फोकाइंस। डेंड्राइटिक सेल क्या होता है, जिसको हम डीसीसीज कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है
कि ये एंटीजन मटेरियल जो होता है जो उसके सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे टी सेल हो गया इम्यून सिस्टम का, तो एक एज अ मैसेंजर का काम करते हैं इन्नेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के दौरान। डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज़ के साथ जो कि कॉन्टैक्ट में होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि स्किन लैंगरेन सेल हो गया, इनर लाइनिंग हो गई नोज, लंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टीन की। वंस जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये लिम्फ नोड्स में माइग्रेट करते हैं। जब इनका इंट्रैक्शन टी सेल और बी सेल के साथ होता है तो ये इनिशियली अपनी शेप जो है वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में यानी कि उसको अडेप्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो में डिवाइडेड होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स कर रहा है एंटीजन जब उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है एंटीबॉडीज, जैसे कि लिम्फोसाइट है, एक्टिव इम्यूनिटी है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। और पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि इंडिविजुअल को जो एंटीबॉडीज़ हम देते हैं समवन एल्स के आर्टिफिशियली तौर पर उसको जो एंटीबॉडीज़ दी गई है उसका क्या रिएक्शन है, एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करना, अनलेस लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करवाना। पैसिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये इम्यूनिटी इननेट हो गई, इनबोर्न होती है, अक्वायर्ड हो गई जो कि एक्टिव ऑन बॉडीज़, एंड पैसिव जो है वो रेडीमेड होती है। एक्टिव जो है वो नेचुरली तौर पे एक्सपोजर होती है, आर्टिफिशियली तौर पे इम्यूनलाइजेशन होती है। इसी तरीके से पैसिव मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती है और आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ होती है फ्रॉम अदर सोर्सेज से। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी अक्वायर्ड पैसिवली और एक्टिवली होती है। एक्टिव पैसिव जो है वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो में डिवाइड होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, बाय हैविंग द डिजीज़ के साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलनेस, जब इलनेस का कोर्सेज चल रहा होता है तो बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा में ग्रो होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है इनके पास तो इस केस में क्या होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है वो सफिशेंटली तौर पे सीवियर हो जाते हैं, क्लिनिकल डिजीज़ को हाई पीक पे लेके जाते हैं, तो सफिशेंटली मेमोरी बी सेल्स इस्टेब्लिश करते हैं, इम्यूनिटी को एंटीबॉडीज़ बना के उसको किल कर देते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक ऐसी इम्यूनिटी की टाइप है जो कि डेवलप होती है किस रेस्पॉन्स में, जब डेड और लाइव आर्टिफिशियली वीकेंड हो जाती है माइक्रोब्स की, जैसे वैक्सीन है, डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन्स, टॉक्सॉइड्स हो गया। वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड जो है वो एंटीजन प्रॉपर्टीज़ को स्टिमुलेट करवाता है, इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करवाता है, बल्कि ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करवाता। जो बहुत सारे माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन से। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इंडिविजुअल को जब एंटीबॉडी हम देते हैं किसी के जरिए यानी कि आर्टिफिशियली तौर पे दी जा रही है, जो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, प्लाज्मा सेल जो है वो इसको प्रोड्यूस नहीं करते एंटीबॉडीज़ को, बल्कि जो एंटीजन होता है वो भी इनकाउंटर नहीं होता बॉडी से, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ जो है वो इमीडिएटली यानी कि बाद में अपेयर होते हैं आपके ब्लड में, जब ये प्रोटेक्शन सिर्फ टेम्परेरी तौर पर होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? यूज़ जब हम इसको यूज़ करते हैं जब ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स की हमें नीड हो, रैपिडली तौर पे नीड होती है, जैसे कि आफ्टर इन्फेक्शन विद टेटनस का इन्फेक्शन अगर हो जाता है उसमें ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जो है वो इंजेक्ट करते हैं। इसमें इस टेटनस के केस में क्या होता है, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे ब्लड डोनर से आती हैं, तो जो रिसेंटली टेटनस वैक्सीनेशन होता है हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टेटनस लगा है तो आपकी एंटीबॉडी यानी कि आपकी वैक्सीनेशन उसको हम दे सकते हैं। ओनली प्रोवाइड शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन के लिए हम इसको देते हैं। फेगोसाइटिड को डिस्ट्रॉय कर देती है, स्प्लीन में, लिवर में इंड्यूस करवाती है न्यू एंटीबॉडीज़ को और एंटीटॉक्सिन को आपकी बॉडी के अंदर। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? मदर्स एंटीबॉडी होती है जो कि अक्रॉस द प्लेसेंटा, वाहिद ऐसी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाती है और उसको सेवरल कुछ महीनों तक वो एंटीबॉडी उसके पास रहती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसके अंदर आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए उसके अंदर ज़्यादा होता है जो कि बेबीज़ की गट वॉल और उसके ब्लड में जाता है, क्योंकि बाय द मिल्क तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड यूट्रस, दिस इज़ शॉर्ट लिव, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अच्छा, पैसिव वर्सेस एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव जो है वो इम्यूनिटी जहाँ पे बॉडी आपकी एक्टिव हो जाए, एंटीबॉडी खुद से बनाए, इन्फेक्शन से फाइट करे। यू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन हो गया और आपकी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो गई आपकी बॉडी और उससे वो फाइट कर रही है। पैसिव में क्या होता है? दिस इम्यूनिटी जहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो आप पर्सन को दे रहे होते हो, जैसे कि अनदर किसी भी पर्सन से लेके या एनिमल से लेके, ये इम्यूनिटी जो है सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर पास करती है एंटीबॉडीज अपने बच्चों को तो थ्रू द मिल्क के ज़रिए, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, द बॉडी जो है हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली डिजाइनेटेड होते हैं, एब्रीवेशन इनकी होती हैं IG। ईच ऑफ द 5 टाइप जैसे 5 टाइप्स क्लासेस होती है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेसिफिक लेटर के साथ, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। अच्छा, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे निमोनिक बनाया है जिसका नाम है गैम्ड। ठीक है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है गैम्ड। गैम्ड का मतलब क्या है? जी।
IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? क्लासिफिकेशन होती है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, बायोलॉजिकल रोल पर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल की इम्यूनोग्लोबुलिन डिफरेंट होती है। ये फॉलोइंग लिस्ट होती है, समराइज होती है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। 5 पेन क्लासेस आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं IgA को। 15% सीरम एंटीबॉडी में इसके होता है। मोस्ट कॉमनली ये फ्लूइड लाइक जैसे स्लाइवा में प्रेजेंट होती है, टेयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में, पल्मोनरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में, प्रोस्टेटिक में, वजाइनल सिक्रीशन में। ये क्या करती है? बेबी को सेफ रखती है जहाँ पे वो डेवलप, इसकी इम्यून सिस्टम जो है खुद का डेवलप हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई में होती है, इंटेस्टिनल म्यूकस में होती है, गट में होती है, ताकि अटैचमेंट जो है वायरस की, बैक्टीरिया की, म्यूकोजल सरफेस की, उससे वो बचा सके। IgD जो है वो 0.2% प्रेजेंट होती है सरफेस में बी सेल्स की, और ये एंटीजन रिसेप्टर की ज़रिए काम करती है। कोई इन्फेक्शन और उसका फंक्शन सीरम में नहीं होता, बल्कि एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आपके नॉर्मल ह्यूमन सीरम में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसका जो फंक्शन है वो अननोन है एक्सेप्ट एंटीजन रिसेप्टर। एक ही इसका फंक्शन है, एंटीजन रिसेप्टर पे काम करती है। IgG 75% ऑल सीरम एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स वॉल्स को क्रॉस कर देती है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, फीटस को बचाने के लिए इम्यूनिटी के प्रोसेस में काम करती है, इन्फेंट्स प्रायर टू बर्थ को प्रायोरिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है, सर्कुलेशन जो होती है बैक्टीरिया की, वायरस की, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन की, ट्राइगर की, उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए इन्हेंस फेगोसाइटिक सेल को इन्हेंस कर देती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ IgG, जो भी IgG के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। IgE 0.002% सीरम एंटीबॉडी होती है। ये मास्ट सेल के साथ बाइंड होती है, बेजोफिल्स के साथ एलर्जिक रिएक्शन में काम करवाती है। जब भी कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है तो ये इंक्रीज़ हो जाती है, और ये प्रोड्यूस होती है लिवर सेल के ज़रिए, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए। IgM 5 to 10% प्रेजेंट होती है सीरम बॉडी में, और इसका जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है वो इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर का होता है। वैल्यूबिलिटी होती है इसके अंदर, डायग्नोज कर सकते हैं क्योंकि ये अर्ली टू रेस्पॉन्स, फौरी तौर पर रेस्पॉन्स करती है। ये ज़्यादा लार्जर होती है IgG से ज़्यादा, और ये 10 एंटीजन, इसके पास बाइंडिंग साइट कितने होते हैं? 10 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अपेयर्स मोस्टली इन इंट्रावेस्कुलर सीरम में ज़्यादा होती है, और ये फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करवाती है किसके रेस्पॉन्स में? किसी भी बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन में एक्टिवेट करवा देती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? एंटीजन स्टिमुलेट करवाता है एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट को, जो कि अनेबल होती हैं कि एंटीजन और इंटरनल सेल्स के डिस्टिंग्विश क्या होती है। बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। टी सेल क्या करते हैं? अगेंस्ट इससे खुद के ख़िलाफ़ बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और अपने ही टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाती है। क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की। ऑर्गन स्पेसिफिक क्या होते हैं? जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। टाइप 1 में आता है ग्रेव डिजीज़ हो गया, माइस्थेनिया हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। सिस्टमेटिक की अगर बात करें तो सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्मेटोस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जोग्रेन्स सिंड्रोम। ये क्लासिफिकेशन है ऑटो इम्यून डिजीज़ की। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ग्रेव डिजीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है दैट कॉज थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन विच इज़ कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को कॉज करवाती है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स को बढ़ा देती है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाना, उसको हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। इसका जो बेसिक एनाटमी होती है, थायराइड ग्लैंड की सिचुएटेड होती है आपके इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया में, बटरफ्लाई शेप का होता है, थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे पास कि किस तरीके से TRH, और ये थायराइड हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन किस तरह से ये काम कर रहा होता है। फंक्शन क्या होता है थायराइड हार्मोन का? T3 एंड T4 का बर्न कैलोरीज़ को बर्न करता है, फास्टली डाइजेशन करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और डाइंग सेल को रिप्लेस कर देता है। कॉजेज़ क्या होते हैं ग्रेव डिजीज़ के? ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडीज़ के अंदर बॉडी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इम्यूनोग्लोबुलिन के ज़रिए, जो कि सेम इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होती है कि ज़्यादातर प्रोडक्शन हो जाती है थायराइड हार्मोन की। ग्रेव डिजीज़ जो है वो कॉज होती है हाइपरथायराइडिज्म के ज़रिए ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन। सिंपल सी बात है, जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है यानी कि वो फंक्शन जो है थायराइडिज्म की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होते हैं? वेट लॉस होना, टेम्परेचर बढ़ना, हीट इंटॉलरेंस, फैटिक, इन हार्ट रेट बढ़ना, डायरिया हो जाना। यूनिक सिम्टम जो होते हैं इसके ऑप्थेल्मिक चेंजेस आने लग जाती है, एक्सपोथैलेमस एंड ग्वाइटर भी इसमें हो जाता है, यानी कि ये है हमारे पास एक्सपोथैलेमस जिसमें आंखें आपकी बाहर आ जाना, स्वेलन हो जाना, थायराइड ग्लैंड है, और ये ग्वाइटर है कि इस तरीके से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। डायग्नोज क्या है? फ्री T3 ट्रायोथायरोडीन हम इसमें देते हैं, T4 थायरोक्सिन सीरम लेवल पे देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड प्रोटीन रिसेप्टर एंटीबॉडी।
ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, मेथिमेजोल देते हैं, टेपाजोल एंड थायराइडेक्टमी कर देते हैं, या तो उसको हम कट कर देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट देंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे, हार्ट रेट टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और उसको हम इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्मेटियस क्या होता है, जिसको हम SLE कहते हैं, ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे प्रोग्रेसिवली तौर पे क्रॉनिक तौर पे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये कैरेक्टराइज होती है जब यहाँ पे न्यूमरस ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंस हो, यानी कि प्रोग्रेसिव सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये मेजर ऑर्गन और सिस्टम को डैमेज कर सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, कैरेक्टराइज की गई है कि जब ऑटो खुद से एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, इम्यून कॉम्प्लेक्स की मोस्ट कॉमन जो है वो एंटीबॉडी DNA उसकी प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन जाए तो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्मेटिस हो सकता है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑर्गन, एरिथ्मेटिस का मतलब होता है स्किन की रेडनेस, ल्यूपस का मतलब होता है डिजीज़ या अफेक्ट करना स्किन या मेजर ऑर्गन पर। SLE इफेक्ट करता है नियरली तमाम बॉडी सिस्टम पर। सिस्टमेटिक सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर फीवर, मलाइस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होते हैं, जॉइंट एंड मसल पेन, डर्माटोलॉजिकल होता है इसके अंदर मैलरेशन, बटरफ्लाई रेश, रैशेज हो जाना। रीनल में आ जाता है ग्लैमरुलर नेफ्राइटिस, कार्डिक में आ जाता है पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। फीमेल टू मेल रेशो इसका कितना होता है, 9.1 होता है। ट्राइगर फैक्टर क्या होते हैं SLE के, जेनेटिकली, इम्यूनोलॉजिकली, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट से, ड्रग से, हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन में अगर चेंज आ रहा है, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ करवा देते हैं। ये हमारे पास है सोप ब्रेन, जैसे कि एज डायग्नोस्ड है क्राइटेरिया है SLE का, सिरोटिसिस, प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस होती है, ओरल अल्सर होता है, आर्थराइटिस होती है, फोटोसेंसिटिविटी होती है, मैलर रश होता है। B4 ब्लड ऑल आर लो, एनीमिया, ल्यूकोपनिया, थ्रोम्बोसाइटोपनिया, रीनल प्रोटीन, ANA, इम्यूनोलॉजिकल DS, TNA एक्सेट्रा, न्यूरोलॉजिकल फाइल्स एंड सीजर्स और डिस्कॉइड रेश भी हो सकता है। ये मैलर रेश इस तरह का होता है, बटरफ्लाई मास्क बन जाता है आपकी नोज़ एंड चीक्स पर, और ये आपके पास है डिस्कॉइड रेश, ये स्किन पे हो जाता है। डायग्नोज क्या होती है, इफेक्टर मैकेनिज्म, मोस्ट कॉमन ऑटो एंटीबॉडी है इसकी, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ANA का मतलब होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, खुद से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। IFA इंडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी, हिमोजेनियस पैटर्न, ट्राइगर 1:160 रेशो, एंटी-DS DNA और C3 लेवल पर। ये ज़्यादातर इतना इसकी ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं, एनसेड्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, वेयर करेंगे प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, सनग्लासेस, सन स्क्रीनिंग विद इन द सन एंड प्रिमिटिव हार्ट केयर देंगे। स्टे अप टू डेट विद इम्यूनाइजेशन, अपनी वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, टेस्ट करवाएं स्क्रीन के लिए ताकि बोन्स वगैरह को हम देखें, ऑस्टियोप्रोसिस, और अवॉइड करें तंबाकू वगैरह से। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जब होता है जब इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक करता है आपकी बॉडी टिश्यूज़ पे, यानी कि खुद से अगर वो ऑन सेल्फ आपकी बॉडी टिश्यू पे इफेक्ट कर रहा है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जॉइंट्स की, स्पेशली इसको हम सोवियम भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम अटैक करता है साइनोवियम पर, साइनोवाइटिस जो है वो अकर्स होते हैं, यानी कि थिकनिंग हो जाती है साइनोवियम की, और कार्टिलेज जो होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। टेंडेंस एंड लिगामेंट्स जो होती हैं वो जॉइंट को बना के रखती हैं उसको, और वीक कर देती हैं उसको, स्ट्रेच कर देती हैं। ग्रेजुअली जो जॉइंट होते हैं वो अपनी शक्ल खो देते हैं, उनके अंदर फिर वो अलाइनमेंट नहीं रहती। रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स हैं, फीमेल इंटू मेल इसका 3:1 रेशो है, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस की, फास्ट एक्टिंग फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनाल्जेसिक ड्रग। स्लो एक्टिंग सेकंड लाइन ड्रग अगर देना चाहें तो डिजीज़ मॉडिफाइंग आर्थरामेटिक ड्रग्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन, प्लेनिकॉइल, मेथोट्रेक्सेट, रोमेट्रेक्स एंड एजिथापोरिन, इम्यूनोमोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू NF अल्फा, इनफिक्सिबेम, रिमेकेल एंड एडालिम्पेम, हिमेरिया, एचनेक्रेप एंड ब्रिल। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम इसके अंदर दे रहे होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जहाँ पे माइलाइन शीट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो अफेक्ट होती है। ये इन्फ्लेमेशन भी होती है, यहाँ पे नर्व की स्कैरिंग हो जाती है जो कि डिक्रीज़ नर्व ट्रांसमिशन को डिक्रीज़ कर देती है। ये हमारे पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, माइलाइन शीट पर इफेक्ट होना। डेंड्राइड्स, हेल्दी नर्व इस तरह का होता है। डेंड्राइड जो होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ एक्शन भी करवाते हैं, और ये सिग्नल आपके कहाँ जाते हैं, सोमा क्या चीज़ है, यानी कि बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी, और ये स्ट्रक्चर होता है जो कि पास आउट करवाता है सिग्नल को, रिसीव भी करता है डेंड्राइड से न्यूरॉन तक, ठीक है। और जो सिग्नल होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, लॉन्ग एरिया जहाँ एक्सन्स तक जाते हैं। जो एक्सन्स होते हैं वो डिलीवर करते हैं सिग्नल को प्रॉपरली तौर पर इधर एनदर न्यूरॉन्स पर।
मसल्स और ग्लैंड्स पर, और ये जो है वो नाइसली इंसुलेटेड होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं माइलिन शीट को, जो कि शेवान सेल से बनी होती है। ये सेल जो है वो फैट एंड प्रोटीन से भी बनी होती है। दिस इज़ आर प्रॉब्लम विद एमएस। जब ये हमारी एक प्रॉब्लम एमएस के साथ, जब माइलिन शीट जो है वो एक्सपीरियंस कर रही होती है डीमाइलिनेशन के साथ। सो गेस व्हाट, क्या होता है, जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते प्रॉपर्ली, नर्व जो है वो सप्लाईज नहीं होती। क्विक फैक्ट जो है वो मल्टीपल क्विक फैक्ट आपको बता रहा है कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्चुअली अटैक करता है माइलिन शीट पर, नर्व पर, ठीक है। अगर ये नर्व सेल को इफेक्ट करता है ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये जो है बहुत सारे सेंसरी और मोटर टाइप प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम में आ जाते हैं इमोशनली, कॉग्निटिव, फैटिक, पास, डिप्रेस, ट्रबल आर्टिकुलेटिंग स्पीच इशू, स्वॉल्विंग, मूड स्विंग्स, ट्रबल थिंकिंग, फोकसिंग, सॉल्विंग, कीपिंग थॉट्स, इन चीज़ों में मसला हो सकता है। मोटर सिम्टम में आ सकता है वीकनेस होगा, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ट्रंक एंड हेड, डिप्लोपिया होगा, स्पेसिटी मसल्स की। सेंसरी सिम्टम क्या होते हैं, नमनेस, टिंगलिंग होना, पटेकी, ब्लाइंडनेस होना, ब्लड विजन, वर्टिगो, टिनाइटस, हेयरिंग का कम होना, सुनाई आपको कम देगा, रोमबर्ग साइन पॉजिटिव होगा, लिमिटेड साइन यानी कि ट्रांजिट सेंसरी सिम्टम्स जो है वो एलर्जिक, इलेक्ट्रिक शॉक रेडिएटिंग करते हैं स्पाइन और लिम्स को, ताकि फ्लैक्शन ऑफ द नेक के साथ। सेरिबुलर साइन जो है जैसे कि नाइस्टिगमेसियस, एटेक्सिया, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, डिस्फेजिया है। इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन होती है, नर्व आर अफेक्टेड दैट कंट्रोल द ब्लैडर, बाउल एंड द स्पीचर। जो नर्व्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, जो कि आपके ब्लैडर को, बाउल को और जो स्पीचर को कंट्रोल करती हैं वो वाली। और जो बाउल होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और इनकंटिनेंस भी इसके अंदर हो सकती है। जॉगरेंज सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो जॉगरेंज सिंड्रोम में क्या देता है, क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिस्फंक्शन हो जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। कैरेक्टराइज किया गया है कि इसमें माउथ की ड्राइनेस का होना, आइज़ का होना, अदर एरियाज़ कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए। इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है, मॉइस्चराइज करता है, ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से जीरोस्टोमिया होता है और केराटो कंजवाइटिस भी हो सकता है। मोर देन 90% पेशेंट आर जो इसके वुमेन होते हैं और उनकी जो एवरेज एज होती है वो 50% होती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ड्राई आइज़, आंखों का खुश्क होना, पैराटाइड ग्लैंड इनलार्जमेंट होना, माउथ की ड्राइनेस होना और डिस्फेजिया भी हो सकता है। मैस्थेनिया ग्रेविस की अगर बात करें, एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे बॉडी अटैक करती है अपने रिसेप्टर को, अलाउ करती है वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल को, जो कि मसल वीकनेस करवा देते हैं। वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व में आ जाते हैं, जैसे आइज़ की यूजुअली फर्स्ट साइन है इसका, थ्रोट, फेस, आर्म्स एंड लेग, रेस्पिरेटरी सीवियर हो जाती है। हाउ इट हैपन्स, ये होती कैसे, नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे पास ये काम कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन मास्थेनिया ग्रेविस में काम कर रहा है। नर्व एसिटाइलकोलिन किस तरीके से काम कर रही है, ये नॉर्मली अपना काम कर रही है, यहाँ पे इसको ट्रांसमिशन को जो रिसेप्टर की ट्रांसमिशन है उसको प्रॉपर्ली तौर पे इम्पेयर कर दिया, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही ठीक से। इन मास्थेनिया ग्रेविस इसमें क्या होता है, जो नाइकोटेनिक एसिटाइलकोलिनिक रिसेप्टर होते हैं वो अटैक करते हैं एंटीबॉडीज़ के ज़रिए इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं। दिस लिमिट द अमाउंट ऑफ, और ये जो अमाउंट होता है एसिटाइलकोलिन का, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रिसेप्टर को, मसल्स की वीकनेस करवाता है। और इन एडिशन इसी के साथ साथ जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक ऐसा रोल प्ले करता है मास्थेनिया ग्रेविस में कि ये जो है एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करवाता है जो कि नाइकोटिन रिसेप्टर पर अटैक करती हैं। साइन एंड सिम्टम इसके कौन से होते हैं, हॉलमार्क से अगर बात करें, हॉलमार्क का मतलब होता है मसल्स की वीकनेस, और ये वर्सली होती है ज़्यादातर एक्टिविटी के दौरान, जैसे कि रिपीटेडली एक्टिविटी होना, और बट विल इम्प्रूव आफ्टर रेस्टिंग द मसल। लेकिन ये कैसे सही होती है, जब मसल्स को हम रिलैक्स वगैरह करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। अब जैसे वीकनेस है, वीकनेस होती है नेक की, आर्म की, फेस एंड लेग्स की, लिम्स मसल्स ट्रंक लेस ऑफन अफेक्टेड हो जाते हैं इसके अंदर। ई फॉर आईलिड्स ड्रॉपिंग, टॉसिस होना, 90% जो पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं आई प्रॉब्लम के साथ। अपेयरेंस होती है इसके अंदर मास्क लाइक की, वेरी स्लिपी एक्सप्रेशन होता है। कीप चॉकिंग, गैगिंग व्हेन ईटिंग, यानी कि खाते वक्त चौंकना, कुछ फंस जाना। एंड फॉर नो एनर्जी नहीं होती। ई फॉर इंट्राओकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रैबिज्म और डबल विजन भी होता है। एस फॉर स्लर्ड रीच, हॉर्स वॉइस का ख़राब हो जाना। और एस फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। साइलेंट सिम्टम जो होते हैं इसके वो प्रेसिपिटेटेड होते हैं, यानी कि इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, मेंसेस, सेकेंडरी इलनेस, ट्रामा, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, हाइपोकैलीमिया, इंजेक्शन होना ड्रग्स की, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंसी इसके साथ भी इफेक्ट्स कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है मैस्थेनिया क्राइसिस होता है, एक्यूट एक्सेसिबेशन हो जाती है, सीवियर मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, एस्पायरेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का हो जाना। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में हम असेसमेंट करते हैं, हैव पेशेंट लुक अप फॉर 2 to 3 मिनट्स हम उसको देखते हैं। इफ़ एमजी अगर आपको लगता है कि ये है आपको मैस्थेनिया ग्रेविस अगर है, तो पेशेंट जो है उसका जो आईलिड्स ड्रूप है, यानी कि आंखों से पानी आना है वो बढ़ जाएगा। ईमीजी में शो मसल्स फैटिगनेस,
टेंसिलन टेस्ट करवाते हैं हम उसमें एमजी में, ताकि इम्प्रूवली मसल्स कंट्रैक्टिलिटी हमें पता चले कितनी है। आईवी हम उसको क्या देंगे, एंटी कोलिनेस्ट्रेस एजेंट देते हैं, एंड्रोपियम क्लोराइड, ये एक टेंसिलन है जो कि हम उसको देते हैं। आल्सो डायग्नोज करते हैं उसकी कोलिनर्जिक क्राइसिस को, मसल्स वीकनेस को कि वो कितनी है। और आइट्रोफिन हम उसको देंगे हैंड टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ टेंसिलन। थेरेपेटिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स देंगे, प्रिवेंट करेंगे एंटी कोलिनेस्ट्रेस फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन एसीएच, ताकि न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करे, मॉनिटर कर सके डोज को। मेंशन प्रोस्टिग्माइन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम क्या देंगे, ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, जैसे कि प्रीनोडिज़ान हो गया। प्लाज्मा फ्रेज क्या करता है, एसीएच को रिमूव कर देता है, एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट टाइम के लिए इंप्रूवमेंट उसमें ले आता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, कंटिन्यू असेसमेंट करेंगे, सीएनएस की मेडिकेशंस जो होती हैं जो हम देते हैं टाइमली मैनर करेंगे उसको। टीच एज नीडेड अबाउट डिजीज़ के बारे में पेशेंट को बताएंगे, असिस्ट करेंगे पर्सन को कि कितनी नॉलेज है उसको डिजीज़ के बारे में, प्लान करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम देखेंगे, मेडिकेशन नॉलेज भी हम उसको देंगे। फिर हम देते हैं पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जिसको हम पीडी कहते हैं कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करती है प्रीडोमिनेंटली डोपामीन प्रोड्यूसिंग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। स्पेसिफिक एरिया जो होता है आपके ब्रेन का जिसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया निग्रा, वहाँ पे इफेक्ट करती है। सबस्टेंशिया निग्रा एक ऐसा पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया का, जो एक पार्ट है मिड ब्रेन का, जो कि आपकी तमाम मूवमेंट को कंट्रोल करता है। डोपामीन का रोल क्या होता है, ये रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि अलाउ करता है एक्यूरी मूवमेंट को। नॉर्मली जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो बैलेंस होता है एसिटाइल कोलिन का, एक्सेसिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामीन जो है उसको न्यूरोट्रांसमीटर में जब आ जाता है, रिलीज़ होता है, तो ये तमाम मूवमेंट को देखता है। देयरफॉर इसी के साथ साथ जो लॉस ऑफ डोपामीन अगर हो जाए तो लीड्स कर सकता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो एबल हो कि वो मोर एक्सेसिटरी इफेक्ट कर सकता है आपके न्यूरॉन्स में, बेसल गैंग्लिया में, और इसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन भी हो सकती है, ट्रिमर्स भी हो सकता है, रिजिडिटी भी हो सकती है, और कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। साइन एंड सिम्टम इसकी क्या होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं पार्किंसन डिजीज़ के वो तमाम रिलेटेड करते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मोटर फंक्शन से। यूजुअली स्टार्ट होते हैं वन साइड ऑफ द बॉडी, जैसे ट्रिमर्स है तो ये रेस्टिंग ट्रिमर्स होगा, पिल रोलिंग होगा, ट्रिमर्स होगी आपके हैंड फिंगर, जैसे कि पेशेंट इज़ रोलिंग पिल बिटवीन फिंगर्स एंड हैंड्स, हाथों को खुद से मोड़ना, ठीक है। रिजिडिटी में क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगी लिम्स की, ट्रंक की, जो कि इंक्रीज़ कर सकती है मूवमेंट के दौरान। लॉस ऑफ फाइन हैंड मूवमेंट का खो देना, ठीक से मूवमेंट नहीं होगी। क्रैम्प पड़ना, हैंड राइटिंग करने में आपको दर्द होना, माइक्रोफेजिया हो सकता है, ईटिंग खाना पीना मुश्किल हो सकता है। कॉकविल रिजिडिटी क्या होगी, जब पेशेंट जो है वो आर्म्स अपने हाथों को मूव करवाएगा पैसिवली टुवर्ड्स द बॉडी, तो उसमें जर्क एंड पुश बैक स्लाइटली तौर पे झटके लगना जिसको कहते हैं। ब्रेडिकिनीसिया भी हो सकता है, स्लोनेस भी हो सकती है। वॉलेंट्री मूवमेंट में ब्रेडिकिनीसिया क्या होता है, टुगेदर स्टिफनेस हो जाती है इसमें फेशियल मसल्स की, तो इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाते हैं, मास्क लाइक अपीयरेंस होती है। ऑटोमेटिक मूवमेंट में क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री सबकॉन्शियसली जो है वो ब्लिंकिंग, आईलाइट्स खुद से ब्लिंकिंग होना, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स वाइल वॉकिंग, चलते हुए हाथ का ज़्यादा हिलना, सोलाइंग और द सलाइवा खुद से सोलो आउट होना। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इन्हांस डोपामीन, डोपामीन को इन्हांस करने के लिए हम ट्रांसमिशन देंगे, इंक्रीजिंग कर देंगे डोपामीन की, ताकि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम कर सकें। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स जो हैं जैसे कि कंजेंटिन हो गया, आर्टेन हो गया एंड ब्रोम्पेक्रिप्टिन हो गया, तो इसको स्टिमुलेट करें ताकि रिसेप्टर्स को डायरेक्टली तौर पे नर्सिंग इंटरवेंशन में हम उसको सुपरविजन करेंगे, इसको टीचिंग करेंगे, मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, अकर्स एंड हाउ टू हैंडल दिस, किस तरह उसको हैंडल करें। पेशेंट को जो है एडिक्वेटली फिजिकल थेरेपी की नीड होती है, मेंटेन करें मैक्सिमम जॉइंट फंक्शन, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करें, पोस्चर एंड गेट उसका। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है पार्किंसन डिजीज़ के लिए जैसे सेफ्टी इशूज़, पेशेंट को नीड होती है कि वो लो हील शूज़ पहने, अवॉइड करें रबर सोल से, ठीक है, ताकि स्लिप वगैरह ना हो। दे टेंड टू स्टिक द फ्लोर कैन कॉज ट्रिपिंग, दे सोल शुड बी स्मूथ एंड नॉट स्लिप वगैरह ना हो। बैलेंस के लिए जो है स्लोली जब चले तो अपनी पोजीशन चेंज करें। रबर टिप कैन दैट इज़ सिंगल पॉइंट कैन हेल्प। एजुकेशन करें हम उसको हाउ टू डील विथ फ्रीजिंग एपिसोड। ट्राई टू चेंज डायरेक्शन अपनी मूवमेंट डायरेक्शन चेंज करें रेदर देन कंटिन्यू गोइंग आउट द आउटसाइड, गो फॉरवर्ड। जब वो आगे जाए तो मतलब आगे देखिए आराम से चले, कदम रखना। कॉन्शियसली लिफ्ट द लेग्स, आराम से पैरों को उठाना विच ईच स्टेप एंड प्रिटेंड दे आर वॉकिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को पकड़ के उठना चलना। फिर हम देखते हैं अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। ये क्या होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक स्पेसिफिक टाइप है रेट्रोवायरस की। HIV इन्वेड्स हेल्पर टी सेल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। HIV क्या करता है, खुद से फैलता है और टी सेल्स को रेप्लिकेट करवा देता है खुद से। एड्स क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस जो है वो एड्स कॉज करवाता है।
डिजीज़ है लिमिट्स द बॉडीज़ एबिलिटी, ये क्या करती है बॉडीज़ की एबिलिटी यानी कि इन्फेक्शन से लड़ती है और ये लिमिटली आपकी बॉडी में होती है। पर्सन विद एड, जो पर्सन एड के साथ है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। HIV इन बॉडी फ्लूइड, इसका जैसे एवरेज नंबर है कि ब्लड इसका 18,000 अगर है, सेमेन उसका 11,000 हो जाता है, वजाइनल फ्लूइड 7,000 हो जाता है एंड एमनाइटिक फ्लूइड उसका इतना होता है 4,000 और सलाइवा तो बिल्कुल 1% उसका होता है। HIV लाइफ साइकिल में क्या होता है 7 स्टेजेस होते हैं HIV लाइफ साइकिल के, जैसे कि बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड बडिंग। ये HIV हमारे पास लाइफ साइकिल है। इसके लिए HIV लाइफ साइकिल के इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो आपको मैं इनकी बाइंडिंग पर किस तरह बाइंड होती है, फ्यूजन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका कंप्लीट लेक्चर आपको यूट्यूब पर मेरे ही चैनल पर इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। HIV लाइफ साइकिल में आ जाता है हमारे पास बाइंडिंग आल्सो कॉल्ड अटैचमेंट। अब यहाँ पे जब हमें ये चीज़ दी हुई है तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि बाइंडिंग आल्सो कॉल्ड अटैचमेंट। बाइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अटैच करना। HIV जब बाइंड होता है, अटैच होता है, खुद से होता है अपने रिसेप्टर के साथ, CD4 सेल्स के साथ। फ्यूजन का मतलब होता है HIV इन्वेलप से इन्वेलप में होता है CD4 सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, एक साथ होकर HIV को अलाउ करता है, CD4 सेल्स को इंटर होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है CD4 सेल्स के अंदर HIV जब रिलीज़ होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है HIV एंजाइम में और ये कन्वर्ट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल में। HIV RNA जब HIV DNA में चेंज हो जाता है, इनकी जो कन्वर्जन होती है RNA इंटू DNA अलाउ करती है HIV को कि ये इंटर हो जाए CD4 सेल में, न्यूक्लियस में, और कंबाइन हो जाए सेल जेनेटिक मटेरियल के साथ यानी कि सेल DNA के साथ। फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है इनसाइड द CD4 सेल, CD4 सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है HIV जब रिलीज़ होता है, इंटीग्रेस होता है, तो HIV एंजाइम जो है वो इंटीग्रेस होता है, इंसर्ट होना शुरू हो जाता है। ये वायरल DNA को DNA CD4 सेल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये रेप्लिकेट होता है। जब ये इंटीग्रेटेड हो जाता है एक दफ़ा CD4 सेल DNA के साथ HIV, तो स्टार्ट होना शुरू होता है मशीनरी। CD4 सेल को काम करवाना शुरू करता है कि एक चेन बन जाती है HIV प्रोटीन की, जो प्रोटीन चेन होती है जब वो बिल्डिंग ब्लॉक बना देती है HIV की। असेंबली में क्या होता है न्यू HIV प्रोटीन जो है HIV RNA मूव करते हैं सरफेसिस पर, सेल सरफेसिस पर, और इस तरीके से असेंबल हो जाते हैं कि इमेच्योर होते हैं, नॉन स्पेसिफिक HIV होता है। जब ये बडिंग में आते हैं न्यूली फॉर्म्ड होती है, इमेच्योर होती है नॉन स्पेसिफिक HIV की, तो ये खुद से खुद को पुश करते हैं आउटसाइड बाहर की तरफ होस्ट सेल में CD4 सेल के ज़रिए। तो फिर जो न्यू HIV रिलीज़ होते हैं प्रोटीज़ होते हैं, वो प्रोटीज़ जो है वो ब्रेकअप कर देते हैं लॉन्ग प्रोटीन चेन को। जो स्मॉलर HIV प्रोटीन होती है वो मैच्योर इन्फेक्शियस HIV प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाती है। ये हमारे पास कंप्लीट है कि किस तरीके से चेन बनती है, RNA DNA किस तरह कन्वर्ट होता है और किस तरह से HIV होता है। 4 स्टेजेस जो होती हैं HIV की। स्टेज 1 प्राइमरी होती है जो कि कैरेक्टराइज की जाती है एक्यूट इन्फेक्शन से। शॉर्ट उसके अंदर फ्लू लाइक इलनेस होता है, फीवर है, सोर थ्रोट, हेडेक, फैटिक, नोजिया, वोमिटिंग, रैश एंड लिम्फेडिनोपैथी हो जाना। ये जो सिम्टम्स है जनरली अकर्ज होते हैं 2 से 4 हफ्ते में जब HIV एक्सपोजर होना शुरू होता है, और 2 से 10 वीक में यानी 2 से 10 हफ्ते तक हमें ये पता चल जाता है। वायरस रेप्लिकेट हो जाता है, रैपिडली फैलता है, इंक्रीज सीरम जो है उसका HIV RNA कॉपीज बढ़ जाएगा, CD4 सेल नंबर उसके कम हो जाएंगे, HIV स्पेसिफिक CD8 सेल इंक्रीज हो जाएंगे। लास्ट फॉर एन एवरेज फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक जो है इसकी एवरेज रहती है। दिस स्टेज इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, में कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेवल ऑफ HIV जो ब्लड में होती है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होती है। HIV एंटीबॉडी जो है वो डिटेक्टेबल होती है आपके ब्लड में। HIV रेप्लिकेशन कंटिन्यू होती है जब तक कि ये इन्फेक्शन कंप्लीट नहीं आता। ये हमारे पास थी स्टेज 2 एसिम्प्टोमेटिक। स्टेज 3 में क्या है सिम्प्टोमेटिक, इसमें सिम्टम्स जो है वो माइल्ड होते हैं, इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। एमरजेंसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें जैसे कि कैंसर स्टार्ट होना शुरू होता है। HIV स्टेज 4 में क्या होता है इम्यून सिस्टम वीक बहुत हो जाता है जब वायरल लोड और इम्यूनो डेफिशिएंसी इसकी सिग्निफिकेंट लेवल पर होती है। सीरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है तो अकर्स यानी कि एड्स हो जाता है। जो एंड स्टेज होती है HIV इन्फेक्शन की वो 4 होती है। विदाउट ट्रीटमेंट इसमें जो है वो डेथ हो जाती है 3 से 5 साल के अंदर अंदर। इसमें जो इलनेस होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और जो कि एड्स को डायग्नोज कर रही होती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एड्स, बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, स्टेप न्यूमोनिया भी हो सकता है, वायरल में कैप्सुकी सार्कोमा भी हो सकता है, हर्प्स भी हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह भी हो सकता है। ये हमारे पास कैपोसी लीजन्स हैं, इस तरह के लीजन्स भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एड्स, पैरासाइटिक है तो न्यूमोसिस्टिक कैरिनी भी हो सकता है, फंगल में कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस भी हो सकता है। रूट्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV के, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में हो सकता है,
ब्लड एक्सपोजर, इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़, निडल शेयरिंग, निडल शेयर करने से, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो या ट्रांसफ्यूजन ब्लड प्रोडक्ट, पेरिनेटल में जो है वो ट्रांसमीटर हो रहा है अगर मदर टू बेबी में, या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए। थ्रो बॉडीली फ्लूइड कैसे हो सकता है? ब्लड प्रोडक्ट से, सेमेन से, वजाइनल फ्लूइड से और ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है। हाउ HIV अटैक्स द बॉडी, किस तरह अटैक करता है HIV? जो वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए तो स्किन को ब्रेक करना शुरू करता है, HIV इन्वेड हो जाता है होस्ट में। जब वो फैलता है तो एक की पार्ट जो होता है इम्यून सिस्टम का, T सेल, उसके ज़रिए, और जो वायरस सेल को यूज़ करता है, एक रिसोर्सेज होती है तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा देता है। इवेंचुअली होस्ट सेल जो है इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वायरस जो है वो मल्टीप्लाइज हो जाता है आपकी बॉडी में, मोर एंड मोर T सेल जो है ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एज द नंबर ऑफ T सेल ड्रॉप्स के साथ साथ क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, बॉडी जो है वो अपनी एबिलिटी खो देती है, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिजीज़ जो है वो हेल्दी इम्यून सिस्टम कोड फाइट ऑफ, उसके अंदर डिजीज़ जो है वो अब वो पहले जैसा हेल्दी इम्यून सिस्टम उसका नहीं रहता। ये HIV इन्फेक्शन है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है हमारे पास। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम होना, इंटरमीडिएट और लेटर स्टेज में सिम्टम फ्री, और इलनेस स्टेज में 8 सिम्टम हमारे पास आ जाते हैं, और ये हमारे पास वायरस एंटीबॉडी है। इवोल्यूशन है HIV डिजीज़ की, इसको कन्वर्जन इलनेस में क्या होता है, वायरलीमा हो जाता है, एंड क्लाइन लेटेंसी में एंटीबॉडी CD4 सेल किस तरीके से इसको क्लाइन एड्स, और ये वीक्स में एक से कहाँ तक जा रहा है, 12 वीक्स तक हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद ईयर्स लग जाते हैं, और उसके बाद विंडो यानी कि बहुत ज़्यादा सदियाँ जैसे उसको कहते हैं कि साल गुजर जाना। ब्लड डिटेक्शन टेस्ट में क्या होता है, एंजाइम लिंकेज होती है, इम्यूनोसॉर्बेंट एज ए एंजाइम इम्यूनो एजी, जिसको हम कहते हैं ELISA, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ के नाम है, पॉलीमरेज चेन है, रिएक्शन एंड वेस्टर्न ब्लड कन्फर्मेशन टेस्ट है। ये ब्लड डिटेक्शन टेस्ट है, इसके अंदर जो हम ब्लड डिटेक्शन टेस्ट करवाते हैं। फिर इसमें यूरिन टेस्टिंग करवाते हैं, यूरिन वेस्टर्न ब्लड सेंसिटिव है, टेस्टिंग ब्लड सेफ वे टू स्क्रीन HIV। काउंसलिंग क्या करेंगे हम, पेशेंट को प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं, टेस्ट से पहले ट्रांसमिशन किस तरह हुआ, प्रिवेंशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल क्या है, और उसकी रिपोर्टेबिलिटी क्या है, उसका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट क्या होगा। पोस्ट टेस्ट के बाद हम क्या बताते हैं, क्लेरिफाइड टेस्ट रिजल्ट बता देते हैं, नीड बताते हैं उसको एडिशनल टेस्टिंग की, अगर और ज़्यादा मजीद टेस्ट की नीड है तो प्रमोशन करते हैं सेफ बिहेवियर की, और उसके रिजल्ट को रिलीज़ कर देते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे उसको, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर एज ज़ीरोवाइडाइन, नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर में एंड वायराम्यून, नाइवेप्रिन देंगे, प्रोटीज इनिबिटर में हम उसको देंगे नॉर्विड-राइटनोवायर। ये मेडिकेशन के नाम है। 4 वेज टू प्रोटेक्टिव योर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए 4 तरीके होते हैं, एब्सटिनेंस, मोनोगेमस रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिव सेक्स एंड स्टेरॉइड नीडल्स। बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं कि आपने अपना इस तरह से बचाव करना होता है HIV को, जब आप एड्स को देख रहे होते हैं, एब्सटिनेंस को आपने जो है फुल प्रॉपर्ली अपने आप को क्लीन रखना, और अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख के इस्तेमाल करना, आई ग्लव्स, मास्क, फेस मास्क, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मोनोगेमस रिलेशनशिप, बस दूर दूर से हम उनसे बात करें, ज़्यादा बैठना उठना खाना पीना इतना ना हो। प्रोटेक्टिव सेक्स के आपने इसको प्रोटेक्शन के साथ आपने इंटरकोर्स करना है। उसके बाद स्टेरॉइड नीडल्स का इस्तेमाल करना है। एब्सटेंस में हमारे पास कहते थे कि जो 100% इफेक्टिव मेथड होते हैं नॉन अक्वायरिंग HIV के, उनको इस्तेमाल करना है, जैसे कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल आपने रिफ्रेन कर देना है। इंट्रावीनस ड्रग यूज़ नहीं करनी। मोनोगेमस रिलेशनशिप में म्यूचुअली मोनोगोमस यानी कि सेफ ओनली वन सेक्स पार्टनर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, पर्सन है जो कि उस पर्सन के साथ जो कि इन्फेक्टेड ना हो HIV के साथ। HIV टेस्टिंग बिफोर मैरिज इज़ नेसेसरी, शादी से पहले के मेल फीमेल दोनों को HIV टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, ताकि ख़ुद को जो स्पाउस इज़ नॉट इन्फेक्टेड, खुद को शक वहम दूर करने के लिए कि आपको HIV तो नहीं है। प्रोटेक्टिव सेक्स यूजिंग कॉन्डम वगैरह का यूज़ करना, और स्टेरॉइड निडल्स का इस्तेमाल करना। हाउ HIV इज़ नॉट स्प्रेड, किस तरह से नहीं फैलता, थ्रो द एयर बाय कफिंग और स्नीजिंग के ज़रिए नहीं फैलता। कैजुअल कॉन्टेक्ट के ज़रिए HIV नहीं फैलता, जैसे हाथ मिलाने से, हक करने से। यूजिंग द सेम स्पॉट इक्विपमेंट, अगर आप सेम स्पॉट इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लॉथिंग, टावल, ब्रश, फर्नीचर, तो इन्फेक्टेड पर्सन का इससे नहीं फैलता। हाउ HIV इज़ नॉट स्प्रेड बाय यूजिंग द सेम टेलीफोन, शावर, बाथटब, टॉयलेट एज इन्फेक्टेड पर्सन, उससे भी नहीं फैलता। शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल डिशेज दैन इन्फेक्टेड पर्सन नहीं फैलता। थ्रो बाइट्स, मॉस्किटो, टिक्स और अदर इंसेक्ट नहीं फैलता। ज़्यादातर जो फैलते हैं वो मेन चीज़ इसकी वो होता है हमारे पास सेक्शुअली कॉन्टैक्ट। वो पीपल जो कि इन्फेक्टेड होते हैं HIV के साथ कैन लुक हेल्दी भी नज़र आ सकते हैं आपको,
कैन बी अनवेयर ऑफ देयर इन्फेक्शन, में कोई इन्फेक्शन भी आपको नज़र नहीं आएगा। कैन लिव लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ, जिस तरह सब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं इस तरह वो HIV को मैनेज करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कैन इन्फेक्ट पीपल व्हेन दे एंगेज अ हाई रिस्क बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है हाई रिस्क पे भी हो सकता है कि वो हाई रिस्क पे उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो HIV बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट PPT। इसके अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक्स कवर करवाए हैं एक यूनिट के अंदर। आई होप कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट केयरफुली।